अपना काम शुरू कर रहे हैं वो आज हम बुक पे ही करेंगे। आज जो आपको मैंने एक टॉपिक दिया था वो है, पहले जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ने के लिए दिया था वो मैंने कहा था कि वोल्टेज ड्रॉपिंग एंड करंट लिमिटिंग। मेरे से आपके क्लास फेलो ने इसके बारे में क्वेश्चन किया था कि सीरीज़ सर्किट में क्या, उसने एक जनरल बात की थी कि जो हमारे पास आर है रेजिस्टेंस, वो कैसे जो है ना वोल्टेज को सीरीज सर्किट में लिमिट करता है। उसका जवाब आपको ये पढ़ के मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए है, छोटा सा पैराग्राफ है। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ओपन सर्किट्स और शॉर्ट सर्किट जो है ना एक सीरीज सर्किट में क्या होता है। एक ओपन सर्किट सीरीज रेजिस्टेंस में उस टाइम अकर करेगा जब जो है ना रेजिस्टर्स अपनी एडजेसेंट हमसाए, एडजेसेंट का मतलब होता है हमसाए रेजिस्टर से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ओपन सर्किट जो है ऑल्सो अकर व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टर जो है उसको आप या तो वो ख़राब हो जाए या एक्सेसिव पावर डिसिपेशन हो जाए उसमें, उससे जो है ना ये यहाँ पे वो काम करना छोड़ देता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको ओपन सर्किट कंडीशन को देखें सीरीज सर्किट में, देखें एक सीरीज सर्किट है, उसी तरह से प्लस माइनस है, यहाँ से करंट चल रहा है R1, लेकिन इधर I इज इक्वल टू 0 हो जाता है इधर। क्यों? यहाँ पर आप देखें R ओपन सर्किट, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करती है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है R3। और V ओपन सर्किट, इधर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेसिव पावर डिसिपेशन होने की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो जो है वो 0 है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि करंट जो होता है वो पानी की तरह बहता है। करंट कभी भी मुश्किल रास्ता नहीं चुनना चाहता। ओपन सर्किट एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सबब बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब उसको उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा है कि ओपन सर्किट कैन बी थॉट ऑफ एज एन अदर रेजिस्टेंस इन सीरीज़, कि आप उसको एक और तरह की सीरीज़ में रेजिस्टेंस ख्याल कर सकते हैं। जैसे ये देखें R1 लगी हुई है, R2 लगी हुई है, R3 लगी हुई है, उसके साथ जो चौथी रेजिस्टेंस है वो कौन सी होगी, R ओपन सर्किट की। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। दस इंस्टेड ऑफ करंट के खाली आप करंट को ये लिखते कि I इज इक्वल टू E ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, आपने क्या किया कि आपने करंट को जो है I इज इक्वल टू E ओवर R1, E क्या है, EMF ऑफ द बैटरी, और जो करंट उसमें से जा रहा था यहाँ पे वो चूँकि डिसिपेशन ज़्यादा थी इस वजह से I इज इक्वल टू E ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R ओपन सर्किट। अब अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा I, मैंने आपको पहले कहा कि ये इन्फिनिटी के तौर पे एक्ट करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर कुछ भी हम इन्फिनिटी में प्लस कर दें, हमें नहीं पता कि रेजिस्टेंस की यहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी में आपको पता कोई भी चीज़ ऐड कर दें ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे गंदम के बहुत सारे दाने हों, उसके अंदर एक दाना या निकाल दें या एक दाना आप लोग जमा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें, अब हमने इसको ऐसे कर लिया, ये बन गया E ओवर इन्फिनिटी। आपको पता 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, 0। तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 0। इस वजह से I यहाँ पर क्या हो गया, 0। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा बच्चे, अब ओपन सर्किट की एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ओपन सर्किट में मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी सारी रेजिस्टेंस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 1 लाख मेगा ओम्स, यानी बहुत ज़्यादा, और आपके पास जो वोल्टेज थी ये यहाँ पर वो 100 के करीब हो, और ये कितनी हो, ये हो 1 लाख मेगा ओम्स, तो आप लोगों के पास यहाँ पर करंट कितना बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो R ओपन सर्किट है वो हमारी इस R1, R2 और R3 से बहुत ही ज़्यादा है, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। तो अब यहाँ पर करंट कितना होगा, ऊपर लिख लिया आपने 100, नीचे लिख लिया आपने 1 लाख मेगा ओम्स, यानी 1 लाख तो हो गया 10⁵ मेगा लगाएं तो वो कितना हो जाएगा, 10⁶ देखेंगे कितना, 10⁻11 जा बना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी ये किस तरह हो जाएगा, 10⁻11 ये देखें। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम लिखें 10⁻2, नीचे हम क्या लिखें 10⁻11। तो अब आपको बच्चों समझ आ रही होगी कि ये जो है दोनों ऊपर जाके कैसे आ गया 1 नैनो एम्पेयर। तो करंट 1 नैनो 10⁻9 जा बना, जो कि बहुत ही थोड़ा करंट है। दिस स्मॉल करंट कॉजेज एन इनसिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1
R2 एंड R3, ये जो इतना थोड़ा सा करंट होगा ना, I इज इक्वल टू 1 नैनो एम्पेयर जितना, वो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना बच्चों, वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा करेगा। ओ ना सॉरी, यहाँ पर इनके सॉरी दैट्स रॉन्ग। अच्छा हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। दिस करंट कॉजेज एन इनसिग्निफिकेंट वोल्टेज ड्रॉप, इस इतने थोड़े करंट से इधर जो होगा ना R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप होगी। लेकिन आगे अगर हम चलें, द वोल्टेज एट वन एंड ऑफ द रजिस्टर इज सेम एज द वोल्टेज विद वर्चुअली ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स। अगरचे यहाँ पर बहुत थोड़ी, वर्चुअली कहते हैं आप लोग, आइडियल नहीं, आप इमेजिनरी तौर पे ये ले रहे हैं कि यहाँ पर इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, यहाँ पे इन तीनों में R1, R2 और R3 के क्रॉस जो है बिल्कुल ही थोड़ा जो है ना आप लोगों के पास वोल्टेज ड्रॉप है वर्चुअली। उससे क्या होगा, इधर यहाँ पर जो आप लोगों को इस सिरे पे एक करंट मिलेगा, वही इस सिरे पे करंट मिलेगा। आगे फिर ये वोल्टेज जाएगी कहाँ, जब यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत थोड़ा हो गया R1, R2 और R3 के क्रॉस, तो फिर इतनी सारी वोल्टेज गई कहाँ? इसका कोई जवाब है? उसका जवाब ये है कि विद वर्चुअली ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, द वोल्टेज एट वन एंड ऑफ द ईच रजिस्टर इज सेम एट द वोल्टेज ऑफ द अदर एंड। ठीक हो गया। कौन सी, इसका नतीजा ये निकला कि ओपन सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपकी बैटरी के। यानी सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वो किसके क्रॉस हो रहा है, ओपन सर्किट ऑफ योर ऑफ सीरीज सर्किट, कि आपके पास वो ई के बराबर है। ओपन सर्किट के क्रॉस जो जितना ई है उतने का उतना पूरे का पूरा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ एन ओपन सर्किट कंडीशन इन अ सीरीज सर्किट। अब बच्चों, अगर मैंने ये 7 फिगर इसलिए रखी ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब अगर हम बात करते हैं फिगर 7.7b की, जो कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, तो आपको ये पता लगेगा कि ये सीरीज़ सारा आप लोगों को नज़र आ रही है। R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 है, लेकिन इसको उन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट करके दिखाया आपको। इधर क्या है, वोल्टेज अप्लाई हुई है, वोल्टेज का पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। अब इसको उन्होंने लिखा है कि इन दिस केस द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ R3 इज़ अफेक्टिवली ज़ीरो। R3 इज़ शॉर्ट सर्किटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया शॉर्ट सर्किट हुई हुई R3 जो है, नज़र आ रहा है ना भाई। इन दिस केस द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ R3 इज़ अफेक्टिवली ज़ीरो, कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन किसके बराबर कंसिडर की जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। कॉन्सिक्वेंटली इंस्टेड ऑफ द करंट बीइंग पासिंग थ्रू, कि यहाँ से करंट गुजरने की बजाय करंट कहाँ से गुजरेगा, R1, R2 और इस शॉर्ट सर्किट से। तो हम उसके लिए करंट क्या लिखेंगे, I, उसमें हम क्या लिख देंगे, कौन सी, I इज़ इक्वल टू E R1 प्लस R2 प्लस R3, उसकी बजाय क्या हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू E ओवर R1 प्लस R2। जो शॉर्ट सर्किट है उसमें जो अफेक्टिव रेजिस्टेंसेस होंगी वो कौन सी होंगी, R1 की और R2 की। इट इज़ ऑब्वियस दैट ओपन सर्किट्स एंड शॉर्ट सर्किट्स सीरियसली अफेक्ट करंट फ्लो थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट। बच्चों, आप लोगों को ये इक्वेशन और ये करवाने का और ये टॉपिक करवाने का मकसद ये है कि अगर आप पैरेलल में भी ये कंडीशंस हैं, पैरेलल में देखें, इसमें देखें, आप लोगों को पता हो कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, शॉर्ट सर्किट से मुराद, अब बच्चे कहेंगे ये क्या है, ये आपको अभी पहले मैंने बात कही थी कि पानी का फ्लो होता है चार्जेस का। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें रुकावट ज़्यादा है तो ये जो शॉर्ट सर्किट वाली वायर होगी, अफेक्टिवली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इससे कम ही होगी, तभी जो है आई को ये रास्ता ज़्यादा आसान लगा अख्तियार करना। बेटा, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि कई दफ़ा बिजली जब ज़्यादा आती है तो आप लोगों के घरों में क्या लगा होता है, ब्रेकर लगे होते हैं या फ्यूज़ लगे होते हैं हर डिफरेंट अप्लाइंसेस के साथ। वहाँ पर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का बड़ा इफेक्ट है। अगर बिजली ज़्यादा आए और फ्यूज़ अच्छी क्वालिटी का है तो ज़्यादा बिजली आने की वजह से क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगी, सॉरी बिजली से मुराद वी ज़्यादा है पोटेंशियल या ज़्यादा करंट आया है, तो आप लोगों के पास जो है ना, अगर तो ये अच्छी किस्म क्वालिटी का है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकर कनेक्शन को क्या कर देगा, फ़ौरन ब्रेक कर देगा। और इधर आर क्या हो जाएगी,
ओपन सर्किट, यानी आर क्या हो गई, इन्फिनिटी। इस वजह से करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा और आगे जो आपका लगा हुआ अप्लायंस है वो क्या बच जाएगा, वो मतलब दैट विल बी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन। उससे यह है कि वो जलेगा नहीं। अलमारूफ आम ज़बान में हम कहते हैं ना जल गया है, ख़राब हो गया है, वो इसलिए कि करंट यहाँ पर फ्लो ही नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। इस वजह से उसको हम फ्यूज़ कहते हैं या ब्रेकर कहते हैं। लेकिन अगर हो कोई ऐसी चीज़ जो घटिया, मैं घटिया क्वालिटी की इसलिए बात कर रही हूँ, जो इनफ रेजिस्टेंस यहाँ पे ना प्रोवाइड कर सके, बल्कि वो क्या करेगी, आर इन्फिनिटी करने की बजाय वो क्या हो जाएगी, कम रेजिस्टेंस होगी। घटिया क्वालिटी का अगर यहाँ पे फ्यूज़ होगा, उसमें वो क्या करेगा, करंट खुद ब खुद ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब आप लोगों के पास कभी बिजली का झटका लगता है, जैसे आप कहते हैं, तो आप लोगों की कभी जो है ना लाइट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, कभी इस तरह से हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इट विल बी व्हाट, इट विल बी आर शॉर्ट सर्किट। बड़े आराम से करंट आगे फ्लो कर जाएगा। इस वजह से अक्सर घर के अप्लायंसेस जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप लोग ब्रेकर्स देखें, यू शुड सी, और आपको पता होना चाहिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की क्या वैल्यू है। आज अब आगे जो हम चल रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है, और ये किसकी किताब से बच्चों, ये है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, डेविड बेल की बुक से, जिससे पहले मैंने आप लोगों को 7वां चैप्टर दिया था। अभी आपको PDF भी मिल जाएगा इसका। काइंडली PDF लेके उसकी कॉपी करा के उसको फिर पढ़ें और फिर सवालात भेजें। पढ़े बगैर, बुक को देखे बगैर सवालात ऐसे ना करें, पहले पढ़ लें। जहाँ से आपको क्लियर ना हो आप सवाल लिख के भेज दें। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम उसको जो है ना पूरा कर लें, कवर कर लें। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेजिस्टर जो है, जो कि कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल में, जब सेम वोल्टेज जो है अप्लाई की जाती है हर रेजिस्टर में, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल सर्किट। अब आपको अभी समझ नहीं आई होगी, वो ये देखें, यहाँ पर प्लस और माइनस है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी रेजिस्टेंस क्या है, R2। करंट यहाँ से आया I। अब उसको यहाँ पे देखें, दो पाथ्स मिल गए हैं। वही पानी वाली बात की, करंट इधर से भी जाएगा और फिर इधर से भी जाएगा, लेकिन जब ये इधर से आने वाला करंट I2 होगा और इधर से आने वाला करंट I1 होगा, इस जगह पे क्या होगा करंट, कोई बता सकता है मुझे? मीटअप हो जाएगा। हाँ, तो वो फिर किसके बराबर हो जाएगा, I = I1 + I2। जैसे इस जगह पर करंट दो हिस्सों में तकसीम हुआ था आके, वही करंट दोबारा यहाँ से वापस इधर चला जाएगा। अब देखें यहाँ पर फ़र्क क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो ये इधर दिखाई गई है, ये है 2 पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स सप्लाइड बाय अ बैटरी। ये बैटरी है, उसमें करंट का फ्लो है। अब सर्किट डायग्राम उन्होंने बताई है फॉर 2 पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स एंड द बैटरी। उसका एनालिसिस देखें कैसे किया है कि ये बैटरी है 3 सेल वाले, प्लस माइनस ये लगाए, यहाँ से करंट चलता गया, इधर आया तो ये क्या बन गया, I1। इधर से गया तो ये क्या गया, I2। यहाँ से I2 ही सारा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक क्या आ रहा है, I2। इधर से ये I1 भी आ मिलेगा, ये जो आ रहा है, और इधर इस पॉइंट पे वही वाली बात क्या होगी, I = I1 + I2, और फिर टोटल का टोटल वापस करंट इधर चला गया। लेकिन आपने एक बात नोट की है कि इसके क्रॉस करंट जो है वो तो I1 और I2 डिपेंड करेगा कि कैसा रास्ता उसको मिला, यहाँ पे कितने कितने ओम्स की रेजिस्टेंस लगी। लेकिन यहाँ पर भी वोल्टेज जितनी बैटरी की थी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज जो है वो क्या है, सेम है, और इधर भी क्या है, वोल्टेज सेम है। सीरीज़ का और पैरेलल सर्किट का बुनियादी फ़र्क यही है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और अब भी, कि सीरीज़ सर्किट में जो है हर वोल्टेज, उधर करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट होती है। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम है सबके क्रॉस, लेकिन जो आई है वो इस हिसाब से है, कितना कितना करंट किस किस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। दिस शुड बी कंट्रास्टेड टू द सिचुएशन। कंट्रास्टेड का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट है उस सिचुएशन के जो कि सीरीज सर्किट में हमें मिलती है, जहाँ पर करंट जो है वो तो सेम होता है रेजिस्टर में, लेकिन वोल्टेज क्या है, उल्टी होती है, ड्रॉप होती है। फिगर आपको मैंने 8.1 भी समझा दी है, सर्किट डायग्राम उन्होंने बताई है। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो इसके अक्रॉस I1 क्या होगा, E1/R1। E आप देखें, सॉरी E1 नहीं, E क्या है, EMF ऑफ बैटरी। कौन सी बैटरी भला, इस बैटरी की EMF।
और I2 क्या है, वही E/R2 EMF ऑफ दिस बैटरी। मेरा ख्याल में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक समझ आ रही होगी। नाउ लुक एट द सर्किट करंट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू जंक्शन ए। अब यहाँ पर उन्होंने जंक्शन ए ये बनाया हुआ है, लेट्स ये देखिए, ये जंक्शन ए है, ये जंक्शन बी है। अब उसको उन्होंने क्या कहा है कि ए में अगर आप देखें R1 इज़ फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन ए। जो हमारे पास I1 है वो इससे कहाँ जा रहा है, इसमें से गुजर के जंक्शन ए से इट इज़ फ्लोइंग अवे, दूर जा रहा है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि आगे और इसी तरह से I2 जो है वो किस तरफ जा रहा है, जंक्शन ए से दो करंट्स निकल रहे हैं, I1 एंड I2। आई थिंक सो आपको इस जंक्शन ए की बात समझ आ गई होगी। जैसे दो पटड़ियों का जंक्शन होता है, 3-4 पटड़ियों का जहाँ जोड़ होता है उस जगह को इसलिए रेलवे में जंक्शन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भावलपुर के करीब एक समा सट्टा जंक्शन है जिसका मुझे कंफर्म है, खानेवाल का मुझे पता नहीं, लेकिन समा सट्टा एक जंक्शन है जहाँ से मुख्तलिफ ट्रेनों के जंक्शन वहाँ पर ट्रेन लाइन्स मिलती हैं। तो ये भी इसी तरह से ही जंक्शन है, इधर से I2 निकल गया, इधर से क्या निकल गया, I1 निकल गया। तो यहाँ पर अब उसने कहा है आगे अगर हम चलें, द बैटरी करंट I इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स A एंड I1 I2 एंड I1 and I2 are the only currents entering or leaving the junction B, sorry, are entering or leaving the junction A में अंदर क्या है कि I1 जो है वो I एंटर हो रहा है और I2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और I1 भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, दोनों इसमें से जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर करंट जो I एंटर हो रहा है वो क्या है भला, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और जो लीव कर रहा है इस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है वो क्या जा रहा है, I1 और I2। आगे अगर हम बात करते हैं सीरीज, अगर केस में n रेजिस्टर्स होते हैं, यानी R1 R2 R3 हत्ता कि n काफ़ी लंबी सारी उन्होंने लगाई होती, तो बैटरी करंट को हम कैसे लिखते, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी ये क्या है, किरचॉफ का हमें ये सब का अलग अलग I जो यहाँ पे है उस सब का सम है। ये वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन सबका अलग अलग हमें करंट, इंडिविजुअल करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स का सम लेना पड़ेगा फॉर पैरेलल सर्किट। द रूल अबाउट द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग अ जंक्शन, के एक में जो एंटर हो रही हैं और बाकी जो इस जंक्शन से लीव कर रहे हैं उसके लिए रूल हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। The algebraic sum of currents entering a point in an electric circuit must equal to the algebraic sum, कि जो यहाँ पे एंटर हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे करंट लीव हो रहा है उसके सम के बराबर होगा। जितने करंट इधर से एंटर होंगे इज इक्वल टू द करंट लीविंग दैट जंक्शन, दैट पर्टिकुलर जंक्शन। तो द algebraic sum of the currents entering a point in an electric circuit equal to the algebraic sum of the currents leaving that point, कि उस एक पॉइंट को ये वो करें। मुझे अभी खोले नहीं, आप मुझे ये भी मेरे पास MSc में स्टूडेंट। अब ये देखिए क्लास, अब हम देखें कि 4 रेजिस्टर्स उन्होंने पैरेलल में लगाए हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर इस तरह से रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो हमने उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। I 4 रेजिस्टर्स हैं, यहाँ से बैटरी से करंट जा रहा है, I इधर आएगा I1, इधर आएगा I2, इधर आएगा I3 और इधर आएगा I4। हर एक में अलग अलग करंट होगा लेकिन सब में वोल्टेज क्या होगी, सेम 24। जो भी आप लोगों ने E दी हुई है वो यहाँ पे भी E ही होगी, इसके क्रॉस भी क्या होगी वोल्टेज E, इधर भी क्या होगी E और इधर भी क्या होगी E, सेम वोल्टेज होगी जो आपकी बैटरी की वोल्टेज है। तो कंसिडर द केस ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल, जैसे कि उनको फिगर उन्होंने 8.3a में दिखाया हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग 8.3a। अब उन्होंने ये बताया है कि इसमें से यहाँ से करंट गया I इज इक्वल टू ER1, ये आप लोगों ने पहले भी देखा। I2 क्या हुआ, यहाँ पे करंट क्या होगा, E बैटरी का EMF ओवर R2 जो रेजिस्टेंस है। इसी तरह से I3 क्या होगा, E ओवर R3, और I4 क्या है, E ओवर R4। तो टोटल करंट क्या हो गया, इन सबका सम हो गया ना, इस जंक्शन से जो टोटल करंट होगा, जितना एंटर हो रहा होगा उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। और फिर दोबारा यहाँ पे हम इस जंक्शन की बात करें, करंट एंटरिंग इस जंक्शन की,
इस पॉइंट की अगर बात करें, इस यहाँ पे अगर कोई जंक्शन बनाते हैं तो जितना एंटर हो रहा है बाकी सारे करंट जितने लीव हो रहे हैं उन सब के ये सम के बराबर है किरचॉफ लॉ के मुताबिक। I इज इक्वल टू E ओवर R1 प्लस R2 E ओवर R3 और R4। E को कॉमन ले लें क्योंकि ये सेम है सबके लिए, तो ये क्या हो गया इस तरह से 1 ओवर, अगर n रेजिस्टर्स इसी तरह से पैरेलल में लगे हुए हैं तो वो क्या होगा 1 ओवर R1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। 1 ओवर R1 रेसिप्रोकल क्या हो गया उलट 1/R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 हत्ता के 1 ओवर R1। अब अगर आप यहाँ पे देख जाएं, अगर तमाम रेजिस्टर्स इन पैरेलल को जो है ना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगानी हो जो सेम का सेम करंट खींचे पूरी बैटरी से, यानी इतनी सारी की बजाय हमने सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी हो एक ही, तो उसके ये जैसे ये लिखा हुआ है उन्होंने ये बनाया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है जो हमने लगाई है जो इन सब के क्या है चारों के रेसिप्रोकल के बराबर है, वो उतना ही करंट खींचेगी जितना ये तीनों करंट ये चारों करंट खींच रही है ना बैटरी से, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या करेगी उतना ही करंट खींचेगी जितनी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जितना ये सारी खींच रही थी। तो हमने उसके लिए क्या किया कि I इज इक्वल टू E ओवर R1, I इज इक्वल टू E ओवर 1 ओवर R, और 1 ओवर R किसके बराबर हो गया बच्चों 1 ओवर R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। इस तरह से हमें ये पता लगा द रेसिप्रोकल of the equivalent resistance of several resistors in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। इससे मुराद ये है कि इसका उलट यानी 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल सबके इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर है। तो R क्या हो गया उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये आपको मैथमेटिकली आता है करना क्योंकि ये आपको पता है 1 ओवर x, तो फिर हम उसको अगर हमने रेसिप्रोकेट करना हो तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर x, तो x क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। यही हाल हमने यहाँ पे भी किया है। तो ये r जो है 1 ओवर था, तो ये r को ऊपर लाने के लिए हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया इस सारी इक्वेशन को। ये 1 ओवर R1 इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 1 ओवर R3। आपको पता है ये बटे का बटा ऊपर चला गया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों R इक्विवेलेंट। तो ये सारे का सारा इधर आ गया और ये उतना ही करंट खींचेगा जितनी ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस खींचती हैं। तो इससे आप लोगों को पता लगा दिस इज़ द पैरेलल।